उड़ीसा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, बोले बीजेडी अस्त और कांग्रेस पस्त, उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई सिर्फ बीजेपी। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, बोले सपा के गुंडों के चढ़ गई है गर्मी, अकबर औरंगजेब की औलादों को बता दो, नया भारत नहीं सहेगा महानायकों का अपमान। धनंजय सिंह की पत्नी का नामांकन के बाद टिकट कटा, जौनपुर से मायावती ने बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा। सपा ने चुनाव के बीच बदला प्रदेश अध्यक्ष, 8 साल बाद नरेश उत्तम की जगह श्यामलाल पाल को जिम्मेदारी, गैर यादव पर अखिलेश का फोकस। अमेठी रायबरेली की चुनावी जंग हुई तेज, दोनों जिलों में कांग्रेस करेगी प्रचार अभियान की शुरुआत, प्रियंका गांधी ने संभाली कमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार यानी 7 मई को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों इसमें सीटें थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया है। अब यहां छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकंड फेज यानी कि 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई है। तीसरे चरण के चुनाव में जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तीसरे चरण में किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी और किन सीटों पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है, हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 3 सीटों विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद भौजाई के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1352 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनमें से 1229 पुरुष और 123 यानी कि 9% महिला हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 244 कैंडिडेट आपराधिक छवि के बताए जा रहे हैं और 392 कैंडिडेट के पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। इतनों पर आपराधिक मामले और इतने पर करोड़पति। तीसरे चरण के चुनाव में 244 प्रत्याशियों पर दर्ज हैं आपराधिक केस। विभिन्न पार्टियों के 172 प्रत्याशियों पर हत्या, बलात्कार जैसे केस। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 244 यानी कि 18% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस, 172 13% पर हत्या और अपहरण बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। 5 उम्मीदवारों पर हत्या और 24 पर हत्या की कोशिश के मामले भी दर्ज हैं। 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 पर बलात्कार के मामले, 17 पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं और तीसरे चरण के चुनाव में 392 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 1352 उम्मीदवारों में से 392 यानी कि 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास औसतन 5.66 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वहीं 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर से निर्दलीय प्रत्याशी इरफान अबू तालिब की संपत्ति 100 रुपए है। गुजरात की बारडोली से बसपा प्रत्याशी रेखाबेन हरसिंह भाई की संपत्ति 2000 रुपए है। सबसे ज्यादा सालाना आय के मामले में महाराष्ट्र की माढा सीट से प्रत्याशी हैं। माढा से भाजपा के रंजीत सिंह हिंदूराव नाइक निम्बालकर टॉप पर हैं।
उनकी कुल वार्षिक आय करीब 44.57 करोड़ रुपए है और इन्होंने व्यापार और कृषि को अपनी आय का स्रोत बताया है। कुल 1352 उम्मीदवारों में से 591 यानी कि 44% उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, जबकि 19 उम्मीदवारों ने खुद को निरक्षर बताया है। वहीं 411 है यानी कि 30% उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 साल है। 228 की आयु 61 से 80 साल के बीच है और एक प्रत्याशी की आयु 84 साल है। तीसरे चरण की 14 हॉट सीटों पर एक नजर डाली जाए तो इनमें से कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें से सबसे अहम है गुजरात की गांधीनगर सीट। भाजपा की ओर से देश की गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर 30 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां से जीत रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से पार्टी सचिव सोनल रमन भाई पटेल को मैदान में उतारा है। वे मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र से पार्टी की सह प्रभारी हैं। साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वे कह चुकी हैं कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है। इसके साथ ही गुजरात की पोरबंदर सीट की बात करें तो महात्मा गांधी की जन्मस्थली से भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उम्मीदवार बनाया है और पेशे से वेटरनी डॉक्टर मंडाविया गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा की है। भीड़ भाड़ भरे रोड शो से दूरी बनाए रखते हुए उन्होंने प्रचार का ये पुराना तरीका अपनाया है और इस सीट पर पाटीदार समुदाय का खासा प्रभाव है। यही कारण है कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे वसुआ 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन भाजपा के रमेश भाई धाड़ुक से हार गए थे। वहीं मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट से चुनावी मैदान में हैं। वे 2019 में अपने पूर्व सहयोगी केपी सिंह से चुनाव हार गए थे। हालांकि तब वे कांग्रेस में थे और हार से सबक लेते हुए सिंधिया ने इस बार बताया जा रहा है कि मैदान में खूब मेहनत की है और उनका बेटा और पत्नी भी उनके साथ चुनाव प्रचार में लगे थे। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया परिवार के राजनीतिक विरोधी राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राव 2023 तक भाजपा में थे और उनके पिता मुंगावली सीट से 3 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। उन्होंने माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। यादवेंद्र 2023 में कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया के करीबी ब्रिजेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद दोबारा विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वे यहां से 5 बार सांसद बन चुके हैं। वे अभी यहां की बधुनी विधानसभा सीट से विधायक हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मामा के सामने कांग्रेस ने दादा को उतारा था और दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु सिंह स्थानीय नेता हैं और दादा के नाम पर उपनाम से जाने जाते हैं। भानु 1980 और 1984 में से 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। वे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तथा 1980-84 तक रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ सीट भी अहम है। दिग्विजय सिंह ने करीब 32 साल बाद दोबारा राजगढ़ सीट पर वापसी की है। 1991 में दिग्विजय यहां से सांसद बने थे, लेकिन 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तब से 2004 तक उनके भाई लक्ष्मण सिंह इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से सांसद हैं। 2019 में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा से हार गए। महाराष्ट्र के बारामती सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। पिछले साल एनसीपी में तोड़फोड़ होने के बाद यहाँ इमोशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में शरद पवार की बेटी और बहू के आमने सामने होने और परिवार टूटने का मुद्दा बड़ा माना जा रहा है। मोदी की गारंटी और राम मंदिर जैसे मुद्दे यहाँ गायब हैं और एक तरफ सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से मैदान में हैं, तो कभी भाभी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से उन्हें टक्कर दे रही हैं। 1960 में भी ऐसा मुकाबला देखने को मिला था
और जब शरद पवार अपने बड़े भाई वसंत राव के खिलाफ उतरे थे, तब उनके भाई चुनाव हार गए थे और यह सीट एनसीपी का गढ़ मानी जाती है। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। अजीत पवार भी यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि पिछली 3 बार से सुप्रिया यहां से सांसद चुनी जा रही हैं। अगर महाराष्ट्र के सतारा की बात की जाए तो भाजपा इस सीट पर पहली बार कमल खिलाने के आस लगाए बैठी है। भाजपा ने आज तक कभी भी यह सीट नहीं जीती, लेकिन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदय राजे भोसले से पूरी उम्मीद है। भोसले 2004 से 2014 तक 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। 2019 का चुनाव भी उन्होंने जीता था, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल हुए उपचुनाव में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल से चुनाव हार गए। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट ने ट्रेड यूनियन नेता रहे और 4 बार के विधायक रहे शशिकांत शिंदे को मैदान में उतारा है। शिंदे 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सतारा शरद पवार का गृह जिला है और एनसीपी शरद पवार गुट की यहाँ गहरी पैठ है और इसलिए यहाँ मुकाबला टक्कर का है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधु दुर्ग की बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा सांसद राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे सिंधु दुर्ग की कुडाल सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। शिवसेना से राजनीति शुरू करके राणे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन 2005 में उद्धव ठाकरे से विवाद के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। 2017 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और 2019 में भाजपा में पार्टी का विलय कर दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव वाले राणे के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से शिवसेना उद्धव गुट के विनायक राउत मैदान में है। वे पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की आगरा की बात की जाए तो भाजपा ने आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर से की और इसके बाद वे आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस से एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की और बसपा से होते हुए 2014 में भाजपा का हिस्सा बन गए। वे 4 बार सांसद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर्स को साधने के लिए सुरेश चंद्र कदम को उतारा है और वे इसी समुदाय से आते हैं और जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में दलित वोटर होने के बाद भी बसपा का कोई भी उम्मीदवार आज तक यहाँ से जीत नहीं सका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की बात करें तो यहाँ से मुलायम सिंह यादव की विरासत लिए उनकी बहू डिंपल यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। 2022 में उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव चुनी गई। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2 बार सांसद रह चुकी थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। भाजपा ने डिंपल के सामने योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है और जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक है। अब बात करें गोवा की तो उत्तर गोवा से केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे लगातार 5 बार से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। वे 1988 में भाजपा के राज्य महासचिव बनाए गए हैं और 1990 से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 1994 में विधायक और 1999 में सांसद चुने गए। वे तभी से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। नायक मोदी मंत्रिमंडल में आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे रमाकांत खलप को उम्मीदवार बनाया है। वे 6 बार विधायक रहे हैं। 1996 में सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय विधि राज्य मंत्री भी रहे हैं। कर्नाटक के बेलगाम से भाजपा ने इस सीट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार को उम्मीदवार बनाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से राजनीति शुरू करने वाले शेट्टार संघ से भी जुड़े रहे हैं। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में टिकट न दिए जाने पर नाराज होकर कांग्रेस में चले गए और चुनाव लड़ा। लक्ष्मी बेलगाम ग्रामीण सीट से विधायक भी हैं। कर्नाटक के ही हावेरी से भाजपा ने लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई को मैदान में उतारा है। जनता दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले बसवराज 2008 में भाजपा में शामिल हुए थे और उसी साल सिग्गांव सीट से विधायक चुने गए और येदुरप्पा सरकार में मंत्री रहे। वे बीएस येदुरप्पा के करीबी हैं और उनके बाद दूसरे बड़े लिंगायत नेता हैं। इसी कारण 2021 में येदुरप्पा के बाद बोम्मई राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके पिता बीएस बोम्मई भी राज्य मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस ने बोम्मई के सामने आनंद स्वामी
गद्दा देव बर्थ को उतारा और वे राजनीति का बहुत चर्चित चेहरा नहीं है। हालांकि ये उनका पहला चुनाव नहीं है। चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी की। उड़ीसा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। कुल मिलाकर जहां से एक और बीजेपी मोदी के सहारे 24 फतह की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने की जुगत में है। अब देखना होगा कि क्या मोदी का मैजिक इस बार काम आएगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। करनाल से अगली खबर है। जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का करूंगा समर्थन। सुरजाखेड़ा की तरफ से यह बात सामने आई है। बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगूंगा। सुरजाखेड़ा पूर्व मनोहर लाल के नामांकन में पहुंचे थे। पूर्व सीएम मनोहर लाल के नामांकन में भी सुरजाखेड़ा पहुंचे थे। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की बात खेड़ा ने की है। बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगूंगा, सुरजाखेड़ा ने यह बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में भी पहुंचे थे सुरजाखेड़ा। इस वक्त की अहम खबर करनाल से आपको दिखा रहे हैं। जेजेपी विधायक रामनिवास का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का करूंगा समर्थन, खेड़ा की तरफ से यह बात सामने आई है। आपको बता दें, बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगने की बात सुरजाखेड़ा ने की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में भी पहुंचे थे सुरजाखेड़ा और जेजेपी विधायक रामनिवास खेड़ा का बयान ये सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा। बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगूंगा, सुरजाखेड़ा की तरफ से यह बात सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा जिले के फरीदाबाद के सेक्टर, आपको बता दें हरियाणा के जिले फरीदाबाद के सेक्टर के बारे में, जहां नामांकन भरने की अंतिम तारीख के चलते नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों और उनके साथ आई उनके समर्थकों की भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था, तो वहीं उसी के बीच एक महिला 18 साल के अपने बेटे को पीठ पर लाद कर बेटे की पेंशन बनवाने के लिए भटकती दिखी। जहां मीडिया से बातचीत करते हुए महिला ने बताया कि उसका नाम आरती है, जो वल्लभगढ़ के विष्णु कॉलोनी से आई है। उसके बेटे का नाम सागर है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। वह अपने बेटे को पीठ पर लाद कर पिछले 1 साल से यूं ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे केवल आश्वासन के अलावा कुछ अभी तक नहीं मिला है। उसके बेटे की पेंशन के लिए 1 साल से चक्कर काटने के बाद भी नहीं बनी है। हालांकि महिला ने बताया कि वह बीजेपी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी की समर्थक है और मोदी का जयकारा लगाते दिखाई दी। इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी के राज में उसने कहा कि उसके बेटे की पेंशन बनाई जा रही है, इसलिए वो बीजेपी को अपना वोट देगी। इतना नहीं, पेंशन न बनने के चलते उसे न केवल अपने दिव्यांग बेटे को कंधों पर लेकर घूमना पड़ता है, बल्कि उसे बस में भी यात्रा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, जिला भाजपा प्रवक्ता मेला राम शर्मा ने हरिपुर धार के मां भंगाइनी मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चारों लोकसभा सीटों पर जीत के दावे को खोखला करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी फिर से महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों और आम लोगों को झूठे वादे से ठगने का प्रयास किया है, परंतु इस बार लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर में ईडी ने छापेमारी की और 20 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। जांच एजेंसी ईडी ने मौके पर नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें लगाई थी। ईडी आपको बता दें अभी कैश बरामद हुआ उसकी गिनती कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय रांची में कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां लोकसभा चुनाव की सुरक्षा को लेकर संथाल परगना की आईजी ए विजया लक्ष्मी पाकुड़ पहुंचकर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आईजी ने साहिबगंज और पाकुड़ एसपी के साथ बूथ केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी, सुरक्षा बलों की तैनाती, बॉर्डर एरिया में चेक नाका पर चौकसी, बॉर्डर सील और रूट चार्ट सहित अन्य मुद्दे पर समीक्षा की। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ पुलिस की तैयारी पर संतोष जताते हुए आईजी ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि चुनाव की तैयारियों को समीक्षा करने में यहां पहुंची थी। वर्क प्लान, सुरक्षा बलों की तैनाती, रूट प्लान के विषय में समीक्षा की गई है। देखिए सीसीए लगना है या प्रिवेंटिव एक्शन व्हाट एवर वी आर सेइंग 107 लगना है या 110 लगना है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिमिनल्स प्रोफाइल। इफ इट इज रिक्वायर्ड हियर देन दे विल टेक एक्शन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच दैट देन दे वोंट टेक। तो यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां 16 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। वोटिंग के लिए देर शाम तक पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पोलिंग सेंटर पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसकी समीक्षा हमारे पुणे के संवाददाता जितेंद्र जाधव ने की। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और आज का वोटिंग होने वाला है। अब देख रहे पूरे वोटिंग की तैयारी महाराष्ट्र में 16 लोकसभा क्षेत्र पर वोटिंग होने वाली है। की तैयारी महाराष्ट्र की जो आयोग है और स्थानिक किया गया। अब देखते हैं कि मेरे पीछे पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और सभी अधिकारी लोग इकट्ठा आए हैं और कल सभी जो वोटिंग की मशीन है वो हर गाँव जाकर तीसरी फेज की वोटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र में 16 लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जिन क्षेत्र पर वोटिंग होने वाली है। अभी मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र पर हूँ, जिन क्षेत्र पर पूरी देश की नजर है, उन क्षेत्र से पावर वर्सेस पावर ऐसा मुकाबला चल रहा है। वोटिंग होने वाली है और इन वोटिंग की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन या महसूल रही या पूरा निर्वाचन आयोग रहे। न्यूज इंडिया पुणे। इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत की खबर सामने आ रही है। रायबरेली से यह अहम खबर, धनऊ का पूर्वा निवासी है मृतक दंपति। शटल ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत की खबर सामने आई है। यह अहम खबर, 2 साल की बच्ची के सिर से उठा मां बाप का साया। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लालगंज के आपको बता दें महमदामऊ कि ये घटना है, ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत हुई है। धनऊ का पूर्वा निवासी है मृतक दंपति। इस वक्त की अहम खबर यह रायबरेली से, शटल ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत हुई है।
ट्रेन की चपेट में आने से दंपत्ति की मौत हुई है। रायबरेली से यह अहम खबर। धनऊ का पूर्वा निवासी है मृतक दंपत्ति। शटल ट्रेन की चपेट में आने से दंपत्ति की मौत की बात सामने आई है। आपको बता दें 2 साल की बच्ची के मां बाप की यह मृत्यु हुई है, जिससे बच्ची के सिर से मां बाप का साया उठ गया। लालगंज के महतबऊ क्रॉसिंग के पास का यह पूरा मामला है। ट्रेन की चपेट में आने से दंपत्ति की मौत हुई है। अगली हम खबर फतेहपुर से है, जहां मिड डे मील में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। रकम की हेराफेरी में शिक्षकों में मारपीट भी हुई है। शिक्षकों में जमकर लात घूंसे चले हैं और कुर्सियां भी चली हैं। मारपीट के दौरान 3 अध्यापक घायल हुए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। खागा के जनहितकारी इंटर कॉलेज का है पूरा मामला। तो सीसीटीवी में कैद हुई है यह मारपीट। सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। खागा के जनहितकारी इंटर कॉलेज का यह मामला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। मिड डे मील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें मिड डे मील में भ्रष्टाचार का यह मामला फतेहपुर से सामने आया है। रकम की हेराफेरी में शिक्षकों में मारपीट हुई है। शिक्षकों में जमकर लात घूंसे चले हैं। तो रकम की हेराफेरी को लेकर आपस में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान 3 अध्यापक घायल हुए हैं। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की वारदात। आप तस्वीरें साफ तौर से देख पा रहे हैं। इस शिक्षक आपस में लात घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। कुर्सियां भी एक दूसरे पर चलाई हैं। खागा के जनहितकारी इंटर कॉलेज का पूरा मामला है। मिड डे मील में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लात घूंसे और कुर्सियां चल रही। फतेहपुर से ये पूरी खबर। मिड डे मील में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। रकम की हेराफेरी में शिक्षकों में मारपीट की घटना सामने आई। इस दौरान लात घूंसे और कुर्सियां चलते नजर आ रही हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। शिक्षकों में जमकर लात घूंसे और कुर्सियां चली हैं। मारपीट में 3 शिक्षक घायल भी हुए हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। शिक्षकों का आपस में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। आपको बता दें मिड डे मील में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की वारदात। अगली खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का एक्शन देखने को मिला है। एलडीए उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन में किया बड़ा फेरबदल। कई वर्षों से जमे जेई और एई को प्रवर्तन से बाहर किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का एक्शन सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। कई वर्षों से जमे एई और जेई को प्रवर्तन से बाहर किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का एक्शन सामने आया है। लखनऊ से अहम खबर। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का यह एक्शन। एलडीए उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन में बड़ा फेरबदल किया है। कई वर्षों से जमे जेई और एई को प्रवर्तन में बाहर किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का यह एक्शन सामने आया है। तो लखनऊ से अहम खबर। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक्शन लिया है। उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन में बड़ा फेरबदल किया है। कई वर्षों से जमे जेई और एई को प्रवर्तन से बाहर किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। 3 युवकों की घाघरा नदी में डूबने से मौत हुई है। बहन को विदा कराने आए तीनों युवक लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों युवक जरवल क्षेत्र के घाघरा नदी में नहाने गए थे। बहन को विदा कराने आए थे ये तीनों युवक लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये तीनों युवक, ये अहम खबर। जरवल थाना क्षेत्र के घाघरा नदी की ये पूरी घटना है। इस वक्त ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं।
बहराइच में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। 3 युवकों की घाघरा नदी में डूबने से मौत हुई है। बहन को विदा कराने आए थे ये तीनों युवक, इस दौरान घाघरा नदी में डूबने से इनकी दर्दनाक मौत हुई है। बहराइच से इस वक्त की यह अहम खबर, 3 युवकों की घाघरा नदी में डूबने से मौत हुई है। जी, आज जरवल थाना क्षेत्र में घाघरा नदी में 3 लड़के जो सभी 20-21 साल के थे उनके डूबने की घटना घटित हुई है। ये सब लखनऊ के रहने वाले थे और अपनी बहन के विदाई कार्यक्रम में जरवल रोड थाना क्षेत्र के एरिया में आए थे और इस कार्यक्रम के बाद में इन्होंने शायद गर्मी को देखते हुए स्नान करने के लिए घाट पर गए और एक लड़का डूबने लगा। उसी को बचाने के प्रयास में बाकी लोग भी पानी में उतरे और बहुत दुख की बात है कि तीनों की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना मिलते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बॉडीज को पानी से निकाला गया। परिजनों को सूचना की गई और सभी विधिक कार्रवाई। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कौशाम्बी से अगली खबर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्ची को रौंदा है। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। गंगापार से सैनी की तरफ जा रहा था ट्रैक्टर, इस दौरान मासूम को ट्रैक्टर ने रौंदा है। मासूम के मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रैक्टर और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। सैनी थाना के भट्टा के पास ये पूरी घटना घटित हुई है। कौशाम्बी से इस वक्त की अहम खबर, पुलिस ने ट्रैक्टर और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। सैनी थाना के भट्टा के पास की यह घटना है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्ची को रौंदा है। मासूम की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। इस वक्त की अहम खबर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली खबर है। अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन पर कार्यकर्ता नाराज हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगा जल से धोया। अखिलेश संघ पहुंचे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लेकर विरोध। मंदिर परिसर को साफ करके लगाए हर हर महादेव के नारे। आपको बता दें, सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर का यह पूरा मामला है, जहां अखिलेश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। तो अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन के बाद बीजेपी नेता नाराज हुए। उन्होंने गंगा जल से इस मंदिर को धोया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगा जल से धोया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगा जल से धोया है। अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज दिखे। मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरी शंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले आए। और जिस तरह से आज सफाई यहाँ हो रही गौरी शंकर मंदिर से, वैसे उनकी कन्नौज से साफ सफाई करके सपा की सफाई हो जाएगी। भेजेंगे उनको। मंदिर में साफ सफाई कर रहे हैं आप लोग, इसकी क्या वजह पड़ी? आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पर दोपहर में आए थे और कुछ मुस्लिम युवकों के साथ में आए, जो कि मुस्लिम युवकों ने यहाँ पर जूते चप्पल पहन कर आए और यहाँ पे उन्होंने थूका थाकी भी की। क्या हमारे मंदिर ही उन्हें आस्था के हमारे मंदिर उन्हें अपवित्र करने को मिलते हैं? क्या किसी मस्जिद, किसी दरगाह में वो जूते चप्पल पहन कर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के मंदिर का अपमान जो किया, बाबा गौरी शंकर मंदिर का अपमान किया है, हमारी जनता, हम लोगों ने ठाना है कि अखिलेश यादव को इस अपमान का बदला लेंगे, उन्हें हरा कर भेजेंगे। हम लोगों ने गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया है। रुक करेंगे अगली खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए पहुंची रायबरेली। कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। आपको बता दें, भुए मऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं व समर्थकों का इस दौरान जमावड़ा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक हफ्ते दौरे पर आज रायबरेली पहुंची। इस समय मौजूद है उसी सांसद आवास पे। ये देख सकते हैं, ये सांसद आवास है, सोनिया गांधी का आवास है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने दौरे पर पहुंची हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। ये भोईमऊ गेस्ट हाउस है, जहां पे आप देख सकते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक कर रही हैं और रायबरेली और अमेठी के चुनावी
समीकरण को देख रही हैं, किस प्रकार चुनाव जीता जा सके दोनों सीटों पे, उसको लेकर के मंथन कर रही हैं। ये देख सकते हैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं और इनसे हम जानते हैं क्या करें। भाई साहब, प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंची, किस प्रकार बैठक चली और क्या रणनीति तैयार की जा रही है? प्रियंका जी आज अपने परिवार के लोगों से मिलने आई हैं। जनपद के जो भी हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष सब जितने कार्यकर्ता हैं उनको जिला और शहर कांग्रेस कमेटी बुलाया है। उन सबके साथ बैठेंगी, कुछ सुझाव लेंगी, कुछ सुझाव देंगी, चुनाव के विषय में चर्चा करेंगी कि आगे कैसे रणनीति मतलब कैसे चुनाव हमारा कैंपेन किया जाए। ये कितने दिनों के लिए प्रियंका गांधी अभी रायबरेली पहुंची? ये अभी लगभग हफ्ते भर के लिए आई हैं, 8 से 10 दिन यहाँ रहेंगी। बाकी उनको चुनाव भर पूरा यहीं रहना है। 1-2 दिन के लिए कहीं आएंगी जाएंगी तो जाएंगी, नहीं तो पूरा चुनाव भर यहीं रहेंगी। रायबरेली में पूरा चुनाव कैंपेन करेंगी। तो बिल्कुल देखिए, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें हैं भोईमऊ गेस्ट हाउस की, जहां पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। बाकायदा उनकी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगभग 1 हफ्ते के दौरे पर यहाँ पे पहुंची हैं और जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के रणनीति भी तैयार कर रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश दुनिया में नौटंकी की विधा का अंत हो गया है। आपको बता दें, घर में गिरकर घायल हुए प्रदेश के मशहूर नौटंकी के कलाकार रंपत हरामी के हैलट में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही के रहने वाले थे। तो रंगमंच कलाकार रंपत हरामी का निधन हुआ है। कानपुर के बाबूपुरवा के वो रहने वाले थे। मशहूर रंगमंच कलाकार, घर में गिरने के बाद हैलट में उनको भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में एक युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार को कानपुर के काकादेव में एक बंधक युवक को बर्बर यातनाएं दी गई थी। 6 लोगों ने एक के बाद एक करके उसके बाल पकड़कर लात घूंसों से पीटा था। गैस कैन से उसके सिर को जलाने की कोशिश की गई, फिर प्राइवेट पार्ट से ईंट लटकाई गई। कानपुर के काकादेव में बंधक युवक को भीषण यातनाएं देते हुए 7 वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल होने से हड़कंप मच गया। जब ये पूरी बात कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के संज्ञान में आई तो पुलिस ने जांच शुरू की और 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी नितिन अभी फरार है। ये पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ था। शिकायत पर ये कार्रवाई तत्काल जो है, जो मेरे द्वारा निर्देश तक करके सुसंगत धाराओं में देखा होगा, कड़ी धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और रात्रि में ही भेज करके दबिश पार्टी इसलिए कि वीडियो बनाए मारपीट के, वो पैसे की हमारा वापस कर देगा। तो इसको वीडियो को जब वापस नहीं पैसा नहीं दिया तो उसको उन्होंने वायरल कर दिया। इस लड़के के पास मुझे नितिन लेके गया था। नितिन लेकर के गया है मुझे। पहले नितिन ने हमें ड्रिंक कराई है। ड्रिंक करवाने के बाद हमें वहाँ रूम पे ले गए हैं। फिर वहाँ पे क्या किया? ये मारपीट का पहले प्लान था? नहीं, वहाँ पे पहले उससे बात करी है। उसको 20,000 रुपये मैंने केशव से उधार दिलवाए हैं गेम खेलने के लिए। वो और लड़के थे। कौन? नाम बताओ। नाम मैं शकल से जानता हूँ। मैं 1 तारीख को आया था। अच्छा, पहले तुम लोग क्या पहले दारू पी उसके बाद मारपीट? नहीं, दारू वारू नहीं कुछ। तो बता रहा नहीं, मैंने जो किया कि पहले हम लोगों ने दारू पी उसके बाद? नहीं, हम लोग नहीं पीते, मैंने पीते। उसी रात को दिए थे 20,000। और रेप भी किया था? नहीं। बता रहे तो घर वाली तुम्हारी मम्मी का कर्म किया तुम्हारे साथ गंदी बात? हाँ। कर्म किया? हाँ। उसका वीडियो बनाया था? हाँ, वीडियो है सबके। कितने जला भी रहे थे? हाँ, वो आगे वाला स्प्रे होता है, उससे ये बाल मैंने। हाँ, जो मेन अपराधी है उसका भी नाम नहीं लिखा गया है। वो भी छूटा हुआ है। वो आशीष उसका नाम है। क्या नाम है? आशीष ईकरी का लड़का है। आशीष, उसके सदापुर का नाम है राम नरेश। वो भी छूटा हुआ है। वो अभी छूटा है, वो ही मेन है। उसी ने भेजा अपने मौसी के लड़के के साथ हमारे बच्चे को। हमारे देवर को पैसों का लालच देके, मतलब कोचिंग के बहाने पहले तो काकादेव लाया गया है यहाँ पे और कि आपको कोचिंग करवाएंगे, और कोचिंग के बाद में उसको कुछ पैसे देके यहाँ पे गेम खिलवाया गया था। जब गेम में वो कुछ हार भी गया है, कुछ जो जीता भी है, तो जिसके नहीं दे पाया, मतलब बच्चा था, बुद्धि उसकी बढ़ गई कि पैसे आ गया तो उसने अपने पास रख लिए। इनको पैसे नहीं दिए, ऊपर से इनने फिर उसको मारा पीटा काफ़ी। मारा पीटने के बाद में इनको मतलब टॉर्चर किया गया लड़के को। घर पे फ़ोन किया गया, पैसे नहीं दोगे तो लड़का जान से मार देंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जिसमें एक युवती की शादी कर अगले ही दिन ससुराल से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर मौके से 9-2-11 हो जाया करती थी।
पुलिस ने इस गैंग में लुटेरी दुल्हन सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। लुटेरे दुल्हन गैंग के सदस्य कभी युवती की मां बाप, कभी बहन भाई बन जाया करते थे तो कभी अन्य रिश्तेदार बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। एसपी देहात की माने तो लुटेरी दुल्हन सहित उसके साथियों के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। अन्य जनपदों में भी इनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना तितावी क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गत माह पूर्व एक व्यक्ति की शादी उत्तराखंड के किच्छा शहर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के अगले दिन ही युवती घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी को लेकर मौके से फरार हो गई थी, जिसके बाद व्यक्ति द्वारा थाने पर पहुंचकर पूरे मामले में तहरीर देकर पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई गई थी। मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह तहकीकात और जांच पड़ताल की, जिसके बाद एक बड़े गैंग के शामिल होने का पुलिस को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने भाग दौड़कर आज इस पूरे गैंग को गिरफ्तार कर इस केस का खुलासा कर दिया है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का अपराध करने का तरीका लोगों को विश्वास में लेकर फर्जी शादी कराकर लूट करना था। तरीके से पूरा ये गिरोह है जो एक फर्जी तरीके से एक शिकार ढूंढ करके लड़कों के साथ शादी करवा के जो शादी में मिलने वाले गहने हैं या उनके घर में, दूल्हे के घर में जाकर के उसके घर से जो पैसे जेवर तक लेकर के भाग जाते हैं। ये इस तरीके का एक ग्रुप है। आज इस 1 मार्च को थाना तितावी पर ऐसी ही एक घटना की एक तहरीर जो है वो थाना तितावी पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एक मुकदमा लिखा गया। आज उस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो गैंग उस घटना में संलिप्त था उस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो गैंग है इसके कई सदस्य जो हैं ये लूट में, बाइक चोरी के भी कई मामलों में पहले ही संलिप्त रह चुके हैं। लुटेरे गैंग के लोग युवती के द्वारा झांसा देकर शादी कराते और फिर एक रात के लिए दुल्हन बनकर लोगों के घर में जाना तथा मौका पाकर घर में रखे रुपए, पैसे, जेवरात आदि लेकर फरार हो जाना मकसद था। आज इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है और लुटेरी दुल्हन सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर से आशीष यादव की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव की पूरी तैयारी को लेकर बीते दिन बैठक की है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि शहर के सभी 100 वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। साथ ही भाजपा ने बीते वर्षों के कार्यकाल में जो स्मार्ट सिटी के खोखले दावे किए हैं उनको भी जनता को बताया जाएगा। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं तो हम लोगों ने पूरे देहरादून के 100 वार्ड में जन संपर्क अभियान हम लोगों ने किया है। तो उसमें हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर देहरादून का कोई भी विकास नहीं किया, स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों रुपए आए जिससे स्मार्ट सिटी को डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज देहरादून की स्थिति यह है, जगह जगह नाले खुदे पड़े हैं, जगह जगह सड़कें खोद दी गई है। बरसात का मौसम आने वाला है, लेकिन डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। एक विकेश नेगी जी अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया था जो हमारे यहाँ के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी, उनकी जो संपत्ति है आय से अधिक कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने जांच की मांग करी थी, लेकिन आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है। अगर कोई कांग्रेस का नेता होता, मैं समझता हूँ आज वो सलाखों के पीछे होता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली को केदारनाथ धाम रवाना करने के लिए शीतकालीन गद्दी स्थल में भक्तों का हुजूम उमड़ा। आज बाबा केदार की डोली अपना पहला रात्रि प्रवास विश्वनाथ मंदिर काशी गुप्त काशी में करेगी। बाबा केदार की चांदी की डोली को फूल मालाओं से सजाया गया, साथ ही
डोली का श्रृंगार भी किया गया। इसके बाद बाबा केदार की 5 मुख वाली चांदी की भव्य भोग मूर्ति को डोली में विराजमान किया गया। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग ने सोने के मुकुट को इस मूर्ति को पहनाया और इस मुकुट को पहनाया गया। केदारनाथ के प्रधान पुजारी शिवशंकर लिंग को 6 माह केदारनाथ में पूजा का उन्होंने संकल्प लिया। इसके बाद डोली की भव्य आरती उतारी गई और आरती के बाद डोली ने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा की। उसमें केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग एक 11वीं ज्योतिर्लिंग है। उसकी परंपरा 11 को अलग है। 6 महीने ऊपर भगवान की पूजा होती है, 6 महीने देवताओं द्वारा पूजा होती है। और उखी मठ में 6 महीने अभी तक कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा से द्वितीया से यहाँ पर पूजा चल रही थी। आज माने 6/5/2024 के दिन अभी यहाँ से डोली प्रस्थान होगी। इस साल वो हमारे समिति के जो और हमारा परंपरा के अनुसार पुजारी जी शिवशंकर लिंग जी वो 6 महीने के संकल्प लेकर वहाँ पूजा करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही। जगह जगह हंसू लग रहे जंगल बंद कर्मियों की परीक्षा ले रहे हैं। ये आग रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गई, जिससे संकट और बढ़ गया। वहीं अलकनंदा नदी से पानी एयरलिफ्ट कर आग को बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर रवाना हुआ। डोभ श्रीकोट के जंगल में श्री वायुसेना के चॉपर से पानी बरसाया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी द्वारा जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया, जिसमें बिजली पानी लैंड डिस्प्यूट से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। उसके शीघ्र निवारण के निर्देश दिए गए। हमारे पास जो शिकायतें आज आई हैं वो अलग अलग तरह की हैं। लैंड से रिलेटेड, पानी, बिजली सभी से रिलेटेड आई हैं और हम लोगों ने कोशिश की है कि उनका तत्काल निवारण करें। कितनी शिकायतें करते आए हैं? मतदाता सूची की जो समस्या है वो मेरे साथ भी हो गया। तो जिलाधिकारी ने सुनवाई की है। आपको बता दें, तमाम विवादित मुद्दों पर जिलाधिकारी ने सुनवाई की है। आपको बता दें कि आमजन की समस्या, जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को जिलाधिकारी ने सुना है, जिसमें बिजली, पानी, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित मामलों की सुनवाई की है। उसके बाद इनके शीघ्र निवारण के भी निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। देहरादून से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो कलेक्टर सभागार में आज जिलाधिकारी द्वारा जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया, जिसमें बिजली, पानी, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। उसके शीघ्र निवारण के निर्देश दिए गए। मतदाता सूची की जो समस्या है वो मेरे साथ भी हो गया। इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से। प्रियंका को अपने बीच देख कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। 18 मई तक मैं कहीं नहीं जाने वाली प्रियंका गांधी ने यह बात कही है। रायबरेली में रहकर करूंगी प्रचार। तो प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं। इस दौरान पदाधिकारियों संग बैठक भी की है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका को अपने बीच देख कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। 18 मई तक मैं कहीं जाने वाली नहीं है, प्रियंका गांधी ने यह बात कही है। आपको बता दें, रायबरेली में रहकर चुनाव प्रचार करूंगी, प्रियंका गांधी के द्वारा यह बात कही गई है। पदाधिकारियों संग रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बैठक भी की। तो प्रियंका को अपने बीच देख कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि 18 मई तक प्रियंका गांधी रायबरेली में ही रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा।
तो रायबरेली में रहकर चुनाव प्रचार करने की बात प्रियंका गांधी ने कही है। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पदाधिकारियों संग प्रियंका गांधी ने बैठक भी की है। अपने बीच प्रियंका को देखकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। 18 मई तक प्रियंका गांधी रायबरेली में ही रहेंगी। तो रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों के प्रचार में वो भाग लेंगी। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पदाधिकारियों संग प्रियंका गांधी की बैठक भी हुई है और अपने बीच प्रियंका गांधी को पाकर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। तो केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायबरेली में रहकर प्रचार करने की बात प्रियंका गांधी ने कही है। रायबरेली पहुंची है प्रियंका गांधी, क्या कुछ अहम अपडेट है केशवानंद? बिल्कुल, देखिए देर शाम प्रियंका गांधी वाड्रा अपने एक हफ्ते दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। वहीं आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने प्रचार प्रसार के दौरान अपने पदाधिकारियों से कहा है कि 18 मई तक वो रायबरेली में ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली हैं और वो रायबरेली में रह करके ही जो है अमेठी और रायबरेली का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों में जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि रायबरेली काफी उत्तर प्रदेश में हॉट सीट है और 2019 में देखा गया था कि अमेठी रायबरेली से जो है कांग्रेस पार्टी हार गई थी, जिसके बाद देखा जाए तो जीत का मंत्र अमेठी और रायबरेली में देंगे, क्योंकि इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में रायबरेली से उतरे हैं। तो प्रियंका गांधी ने इसकी खुद कमान संभाल रखी है अपने भाई के प्रचार प्रसार के लिए। प्रियंका गांधी खुद रायबरेली में प्रचार प्रसार करेंगे। एक हफ्ते तक प्रियंका गांधी रायबरेली में रहेंगी। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की जो ये गढ़ है रायबरेली और अमेठी, इसको बचाने को लेकर के प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में स्वयं उतरी हुई है और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र देंगी। लगातार उन्होंने आज जो बैठक की देर शाम भोईमल गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उसमें उन्होंने कहा है कि 18 मई तक वो अब रायबरेली में ही रहेंगी, कहीं जाने वाली नहीं है और अपने जो भी दिक्कतें होंगी वो सीधे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रियंका गांधी से मिल करके बात कर सकते हैं। 24 घंटे जो दरवाजे हैं वो प्रियंका गांधी के खुले रहेंगे। कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रायबरेली में 20 मई को मतदान होना है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। तो अब एक हफ्ते दौरे पर प्रियंका गांधी आज देर शाम रायबरेली पहुंची। जी मान निश्चित रूप से केशवानंद आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं और रायबरेली में एक हफ्ते का उनका ये दौरा है। वहां अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार में वो भाग लेंगी। तो अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में शामिल होंगी। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे हैं। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए। आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को। और 18 तारीख को 5 बजे चुनाव आयोग मुझे कहेंगे कि आप चली जाओ, तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली हूँ। हम दिन रात काम करेंगे, हम पूरे दिन भ्रमण करेंगे पूरे संसदीय क्षेत्र के और अमेठी के। रात को हम पूरी आपके कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखेंगे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, किस तरह से क्या करना है, आप आके मुझे बताइए। दरवाजे खुले हैं पूरे दिन। आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है और इसका इस देश में महत्व क्या है, इस देश के इतिहास में महत्व क्या है। किशोरी जी ने जिक्र किया किसान आंदोलन का। कौन सा किसान आंदोलन? जो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में। जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए
तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।